अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम अपने तजवीद के कोर्स के क्लास 5 लेने लगे हैं, ठीक है। लेक्चर 5 है, तो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम करेंगे सबक नंबर 3। सबक नंबर 1 को मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। सबक नंबर 2 आप लोगों का होमवर्क था, जो टेस्ट में स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा मुझे रिव्यू दिया है। और अब हम करेंगे अपनी सबक नंबर 3, ठीक है। जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसमें पूरे पूरे हरूफ नहीं लिखे होते, ठीक है। जैसा ये बा है, ये पूरा नहीं लिखा हुआ होगा, वहां पर आधी अश्कार इस्तेमाल होती है, ठीक है। जो उर्दू जानते हैं वो जानते होंगे कि आधी अश्कार से क्या मुराद है, ठीक। और जो नहीं जानते उनको हम आज के सबक में बता देंगे। हम इस हर्फ को पढ़ना जानते हैं। आप ये मेरे पॉइंटर की तरफ देखेंगे, मेरे माउस की तरफ देखेंगे। अलिफ, अलिफ, ठीक है। जब कुरान पाक में ये अलिफ इस्तेमाल होता है तो वो इन सूरतों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ सीधा अलिफ होगा, या अगर किसी और हर्फ के साथ मिलकर लिखा हुआ होगा तो वो इस तरह से होगा। जिस तरह लाम के साथ जब हम अलिफ को मिलाकर लिखते हैं तो अलिफ की सूरत कुछ इस तरह हो जाती है, ठीक है। तो आपने इसकी पहचान रखनी है। ओके, अगला हर्फ है, हम पढ़ना जानते हैं बा, ठीक है। बा जब कुरान पाक में इस्तेमाल होता है, जब कोई हर्फ बा से इस्तेमाल शुरू हो रहा हो तो बा की सूरत कुछ इस तरह होगी, ठीक। लेकिन अगर बा किसी हर्फ के बीच में है तो उसकी सूरत इस तरह होगी। आपने पहचान रखनी है कि जब भी इस तरह की शक्ल हो और नीचे एक नुक्ता हो, एक नुक्ता नीचे, तो वो क्या होगा? बा, ठीक है। अगला हर्फ है ता। ता भी बा की तरह ही इस्तेमाल होता है। जब किसी लफ्ज के शुरू में इस्तेमाल होगा तो वो इस सूरत में इस्तेमाल होगा, ठीक है। आधी शक्ल इसकी ये है और ऊपर इसके दो नुक्ते होते हैं, ठीक है। और जब किसी हर्फ के बीच में इस्तेमाल होगा, ये किसी लफ्ज के बीच में इस्तेमाल होगा तो वो इस सूरत में होगा, ठीक है। ता के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? दो। बा के नीचे एक नुक्ता होता है और ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, ठीक है। ओके, अगला हर्फ है सा। ता भी बा और ता की तरह उन्हीं सूरतों में इस्तेमाल होता है। जब किसी लफ्ज के शुरू में इस्तेमाल होगा तो वो ये सूरत होगी, आधी शक्ल और ऊपर तीन नुक्ते। और जब किसी लफ्ज के बीच में इस्तेमाल होगा तो उसकी ये शक्ल होगी, ठीक है। ता का हमने इस तरह पहचान करनी है कि इसके ऊपर तीन नुक्ते आते हैं, ठीक है। बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर दो नुक्ते और सा के ऊपर तीन नुक्ते, ठीक है। जब हम इंशाल्लाह कुरान मजीद से हम अपनी तजवीद पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी कि ये कौन सा हर्फ है, ये किस तरह अदा होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने यहीं से ही मेहनत करना शुरू करनी है ताकि आगे जाकर मुश्किल ना हो। ओके, अगला हर्फ है जीम। जीम की आधी शक्ल ये है, जीम को हम आधा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कुरान मजीद में इसको किसी और हर्फ के साथ मिलाकर लिखेंगे तो इसके नीचे एक नुक्ता आएगा। यहाँ पर जब हम पूरी शक्ल में लिखते हैं तो इसके बीच में एक नुक्ता होता है, ठीक है। लेकिन जब हम आधी शक्ल लिखेंगे तो इसके नीचे एक नुक्ता आएगा, ठीक है। जब इस तरह की शक्ल हो और नीचे एक नुक्ता हो तो वो क्या है? जीम, ठीक। जब ऐसी शक्ल हो और उस पर कोई नुक्ता ना हो तो वो क्या होगा? है, ठीक है। आपने इनकी पहचान रखनी है। जब एक नुक्ता नीचे है तो जीम, जब कोई नुक्ता नहीं है तो हा, और जब एक नुक्ता हो तो वो क्या बन जाएगा? खौ,
ठीक है, फिर हम इसको मोटा पढ़ेंगे। यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया है तो आप वीडियो अगेन रिवाइंड कर देख सकते हैं। आप लोगों को जो एनरोल्ड स्टूडेंट हैं उनको रिकॉर्डिंग्स भी दे दी जाती हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला हर्फ है दाल। दाल जब कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है तो वो इस सूरत में होता है। ठीक है, जब वो किसी हर्फ के शुरू में आएगा तो वो अपनी पूरी शक्ल में आएगा। ठीक है, लेकिन आधी शक्ल जो है वो उसकी दाल की ये है। जब किसी हर्फ के एंड पर ही आता है, बीच में तो आ नहीं सकता दाल। ठीक है, तो वो फिर ये वाली शक्ल होगी। इसी तरह क्या है, दाल। दाल के ऊपर कोई नुक्ता नहीं, दाल के नीचे भी कोई नुक्ता नहीं होता। ठीक है, दाल पे कोई डॉट नहीं आता। दाल के ऊपर एक डॉट होता है। ठीक है, दाल के ऊपर कितने डॉट होते हैं, एक डॉट होता है। ओके, अगला हर्फ है रॉ। रॉ, ठीक है। रॉ जो है वो जब किसी लफ्ज के शुरू में आएगा तो वो अपनी पूरी शक्ल में आएगा, लेकिन जब किसी लफ्ज के आखिर में आएगा या बीच में आएगा तो वो इस सूरत में होगा। ठीक है, इसी तरह जा। जा, जा भी रा के साथ इसी सूरत में होता है, लेकिन रा पर कोई नुक्ता नहीं होता। आपने इसकी पहचान इसी तरीके से करनी है जिससे हमने दाल और जाल की थी। रा के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, जा के ऊपर एक नुक्ता है। ठीक है, यहाँ तक हम रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं सीन शीन की तरफ। अलिफ की दो सूरतें हैं। ठीक है, अलिफ या तो सीधा आएगा या किसी हर्फ के साथ मिलकर थोड़ा सा टिल्ट कर लेता है। ठीक है, या तो जिसको हम टेढ़ा कहते हैं, टेढ़ा हो जाता है। अगला है बा। बा के नीचे एक नुक्ता होता है। ता, ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं। सा, सा के ऊपर तीन नुक्ते होते हैं। ये आपने जब हम कुरान पढ़ेंगे तो आपने इन हरूफ की पहचान करनी है। किस तरह करनी है, इनके नुक्तों के जरिए करनी है। ठीक है, आपने याद रखना है इनकी शक्ल को और इनके नुक्तों को। अगला है जीम। जीम के नीचे एक नुक्ता होता है। हा, हा में कोई नुक्ता नहीं होता। खा, खा में एक नुक्ता होता है ऊपर। अक्सर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ज्यादातर मैंने और भी स्टूडेंट्स ने ये बात देखी है, वो जीम और खा में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, जीम के नीचे नुक्ता होता है, जीम के नीचे नुक्ता होता है। ठीक है, आपने ये बात अपने बांध ले कहीं पे। जीम के नीचे नुक्ता होता है, खा के ऊपर। ओके, अगला है दाल। दाल पर कोई नुक्ता नहीं होता। दाल, दाल पर एक नुक्ता होता है और वो ऊपर होता है। रा, रा पे कोई नुक्ता नहीं होता है। जा, जा पे एक नुक्ता होता है और कहाँ होता है, ऊपर। ठीक है, अगला हर्फ है सीन। सीन में कोई नुक्ता नहीं होता है। सीन की आधी शक्ल ये है। सीन जब किसी हर्फ के बीच में या शुरू में इस्तेमाल होता है तो वो इस तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन जब किसी हर्फ के आखिर में आता है वो अपनी पूरी शक्ल पे आता है। तो सीन पर कोई नुक्ता नहीं है। अगला हर्फ है शीन। शीन पर तीन नुक्ते आते हैं। ठीक है, शीन पर तीन नुक्ते आते हैं। सीन पर कोई नुक्ता नहीं है, शीन पर तीन नुक्ते आते हैं। ओके, अगला हर्फ है सौद। सौद जब किसी हर्फ के बीच में या शुरू में आता है तो वो इस सूरत में आता है। ठीक है, आप मेरे कर्सर की तरफ देखिए, मैं उसको अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, इस सूरत में आता है। और जब किसी लफ्ज के आखिर में आता है तो वो अपनी पूरी शक्ल पे आता है। ठीक है, इस पर कोई नुक्ता नहीं होता। इसी तरह दौद है। दौद पर एक नुक्ता याद रखना है आपने। ठीक है, तो तो अपनी पूरी ही शक्ल पे आता है हमेशा। तो ठीक है, कभी लफ्ज के बीच में भी आ जाता है, शुरू में भी आ जाता है। इसकी पहचान आपको कुरान मजीद में करवाई जाएगी। ठीक है, तो ज़ पर एक नुक्ता होता है। ठीक है,
आइन, आइन दो सूरतों में इस्तेमाल हो सकता है, या तो उसकी ये हमजा की तरह की एक शक्ल होगी, या फिर वो इस तरह से अपने किसी लफ्ज के बीच में इस तरह से आता है। ठीक है, आइन की दोनों शक्लों पर आपने गौर करना है। ठीक है, हमजा जो है वो हमेशा अलग से आता है, हमजा हमेशा अपने लफ्ज के बीच में अलग से लिखा हुआ होगा, लेकिन आइन जो है वो मिलाकर लिखा जाता है, ये फर्क होता है आइन और हमजा में। ठीक है, आइन जो है वो मिलाकर लिखा जाता है। इसी तरह गाइन है, आइन पर कोई नुक्ता नहीं होता, गाइन पर एक नुक्ता होता है, और उसकी भी सूरतें यही हैं। ये भी हमजा की तरह लिखा जाता है, लेकिन इसकी पहचान आसानी से हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर एक नुक्ता होता है, और जब हम किसी हर्फ के बीच में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी शक्ल ये हो जाती है। अगला हर्फ है फा। फा पर एक नुक्ता होता है। कितने नुक्ते होते हैं आपने ये माइंड में रखना है। फा पर एक नुक्ता होता है। ठीक है, जब किसी हर्फ ये हर्फ किसी लफ्ज के शुरू में आता है तो इसकी सूरत ये होती है, और जब किसी लफ्ज के बीच में आता है तो फिर इसकी सूरत ये हो जाती है। इसी तरह खौफ है, खौफ पर दो नुक्ते होते हैं। फा और खौफ में यही फर्क है, फा में एक नुक्ता होता है और खौफ में दो नुक्ते होते हैं। खौफ को भी हम मोटा पढ़ते हैं। ठीक है, अगला हर्फ है काफ। काफ अक्सर अपनी पूरी शक्ल में भी आ जाता है और अक्सर अपनी इस कश की शक्ल में आता है। ठीक है, आधी अशकाल में काफ जो है वो अपनी इस सूरत में आता है कुरान मजीद के अंदर। ठीक, उसके बाद है लाम। लाम जब अलग से लिखा जाता है तो वो अपनी पूरी शक्ल में भी आ जाता है, या फिर अपनी इस शक्ल में। ठीक है, आप मेरे कर्सर की तरह देखिए, मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। ये इस शक्ल में आ जाता है, और जब किसी लफ्ज के बीच में आता है तो उसकी शक्ल ये हो जाती है। ठीक है, वो पीछे से भी मिलाकर लिखते हैं और आगे भी दूसरे हर्फ के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, ओके। अगला हर्फ है मीम। मीम की पहचान बहुत आसान होती है, जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो मीम की पहचान बहुत आसानी से हो जाती है। ठीक है, इसमें ये तीन सूरतें हैं। ठीक है, ना तो मीम जब किसी हर्फ के सॉरी लफ्ज के आखिर में आएगा तो ये पूरी शक्ल में आता है। ठीक है, जब कोई लफ्ज मीम से शुरू होता है तो अपनी इस शक्ल में मीम आता है, और जब किसी लफ्ज के बीच में हो तो ये फिर ये शक्ल होती है। ठीक है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि हम कैसे याद करें कि कौन सी शक्ल कब आएगी, कब वो शुरू में है कब बीच में है, हम कौन सी आवाज कब निकालें। आपको इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम अपनी अगली मश्क करते रहेंगे साथ साथ आप लोगों को समझ में आती जाएगी। ठीक है, परेशान नहीं होना। अगला हर्फ है नून। नून के ऊपर एक नुक्ता होता है। नून और फा में आप लोगों ने फर्क रखना है। ठीक है, क्योंकि फा के भी ऊपर एक नुक्ता है और नून के ऊपर एक नुक्ता है। ठीक है, फा में फा जो है वो ये गोल होता है। ठीक है, वाव की तरह गोल होता है, और नून जो है वो सीधा होता है। ठीक है, और अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो नून और बा में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों ने फर्क रखना है। नून का नुक्ता हमेशा ऊपर आता है और बा का नुक्ता जो है वो नीचे होता है। ठीक है, जब नून से कोई हर्फ लफ्ज शुरू होता है तो उसकी शक्ल ये हो जाती है, और जब नून किसी लफ्ज के बीच में आए तो उसकी शक्ल ये होती है। अगला है वाव। वाव जब किसी लफ्ज के शुरू में आए तो वो अपनी पूरी शक्ल पे आता है। ठीक है, लेकिन जब वो किसी लफ्ज के बीच में या एंड पर हो तो वो अपनी इस सूरत में आता है, पिछले हर्फ के साथ मिलाकर लिखा जाता है। ठीक है, हाँ, हाँ अपनी इन चारों शक्लों में कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, चारों शक्लों में आप लोगों ने इन चारों का ध्यान रखना है, ये चारों हा है। हाँ, ठीक है, ये जो सूरत है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये ज्यादातर लफ्ज के आखिर में आती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने इसका।
ओके, अगला है हमजा। हमजा अपनी उसी शक्ल में ही इस्तेमाल होता है। अगला है या और या, इन दोनों का सेम ही है। जब या से कोई लफ्ज शुरू हो तो अपनी इस शक्ल में आती है, और जब या किसी लफ्ज के बीच में हो तो वो इस शक्ल में आती है, पीछे से पिछले हर्फ से मिलाकर लिखा जाता है और अगले हर्फ के साथ मिलाकर लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह ये वाली या भी है। आपने इनके नुक्तों का ख्याल रखना है, इनके नीचे दो नुक्ते आते हैं, नीचे आते हैं और दो नुक्ते आते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को इस पूरी मश्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम अपनी अगली क्लास में अगला सबक पढ़ेंगे, और तब से जो है वो आप लोगों ने कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। ठीक है, अभी तक जो था वो तो इजी ही था, लेकिन ये भी बेसिक्स हैं। आपको जब तक बेस नहीं बनेगी आप लोगों को आगे पढ़ने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इन क्लासेस को ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, और जो कहते हैं कि हमें कुरान पाक पढ़ना आता है वो भी इनको पढ़ें। ठीक है।